सभी मित्रों को नमस्कार। मैं हूं अमराराम और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। मार साहब बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद सर। मार साहब आपरो चयन हुआ है, आप नवचयनित लेक्चरार बनया है, आपरो काउ पूरो परिचय है और आपरी कतरो संघर्ष रहो है। मैं नरपत लाल, पिता का नाम लालू राम जी, बोगू बारासन से। मेरा संघर्ष काफ़ी लंबा था। प्राथमिक स्तर पे ठीक था, 9 से सीनियर तक मैं गुड़ा से की। उस टाइम पैसे के अभाव से और आने जाने की, वहाँ रहने की व्यवस्था थी नहीं, तो घर से डेली अप डाउन साइकिल से करता था। साइकिल से यानी आप बारासन से लेके गुड़ा मालानी जब पढ़ने जाते थे तो आप साइकिल पे जाते थे। हाँ। यहाँ से बारासन से गुड़ा मालानी की कितनी दूरी है? यहाँ से तकरीबन 12-13 किलोमीटर है। यानी 12-13 किलोमीटर आप नियमित स्कूल जाते थे, तो वो यहाँ से साइकिल पे जाते थे और शाम को साइकिल पे ही घर आते थे। हाँ जी सर। उसके साथ आपका ज़िंदगी का ऐसा क्या टर्निंग पॉइंट रहा, आपकी आर्थिक स्थिति से लेके, परिवार की स्थिति लेके, कि आपने यहाँ गुड़ा मालानी से जब तक आपने 12वीं क्लास पास की तब तक आप नियमित साइकिल से यहाँ घर से 12 किलोमीटर डेली आना जाना होता था। उसके साथ आपकी और भी क्या ऐसी परिस्थितियाँ रही? उस टाइम सर पहली तो है कि वहाँ रहने की व्यवस्था थी नहीं और पैसे का दबाव हर एक के होता है, और मेरी भी वही हुआ। और फिर घर आते थे और पापा खेती का काम करते, तो थोड़ा कुछ जीरे खेती के काम में भी हाथ बटाते थे, और इस वजह से मतलब रेगुलर रहे नहीं। और उसके बाद में बीए में एडमिशन मैंने बाड़मेर लिया था, और बाड़मेर वहाँ एडमिशन लेके फिक्स कर दिया था कि भाई हमें बाड़मेर रह के पढ़ना है, और वहाँ रूम भी देख लिया था। फिर वहाँ स्थिति ऐसी हुई कि पूरा 1 महीना रहने के बाद पता चल गया मैं कि भाई अब 3 साल यहाँ रहना संभव नहीं है। तो फिर वहाँ मैंने बाड़मेर को छोड़ दिया। फिर किसी दोस्त के कहने पे सांवरिया में एडमिशन ले लिया, और सांवरिया वालों ने 1 साल की फ़ीस माफ़ कर दी कि भाई 1 साल के लिए हम आपसे फ़ीस नहीं लेंगे और आप एडमिशन ले लो। और फिर 3 साल बीए यहाँ सांवरिया से की, और घर पे ही वापस सांवरिया दोरिमना से आना जाना रहता था घर पे, और वही खेती का काम करना। और उसके बाद में आपकी जो ये है बैचलर है, वो भी आपने इधर से घर आना जाना और खेती बाड़ी के काम के साथ साथ आपने वो अध्ययन करके आपने बैचलर की। उसके बाद जब आपकी बीएड रही तो बीएड में आपका कैसे चयन हुआ, और बीएड में आपको क्या क्या समस्याएं देखने को मिली? बीएड में पीटीटी, मैंने प्री पीटीटी एग्ज़ाम दिया, उसमें मेरा हो गया था पहले ही। और जसोल से मैंने बीएड की है, और वहाँ भी मैं बीएड किया तो मैं कोई अपना लोमनाथ जी का धूना है मठ, तो वहाँ रहा। और वहाँ बाप जी के सानिध्य में संदरनाथ जी थे, समुद्रनाथ जी के शिष्य, और वहाँ रहना खाना पीना वो आर्थिक स्थिति मैंने उसको सुना दी थी, तो उस हिसाब से उन्होंने सब फ्री कर दिया कि भाई आपके पास से कुछ नहीं लाना। तो उसके सानिध्य में हमारा बीएड हो गया था उस टाइम फ्री में, पैसा वैसा इतना लगा नहीं, और उसके बाद में बाहर जाने का मौका मिला नहीं पैसे। यानी आपने बीएड की तो भी आपने वहाँ से की, आपकी आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर थी कि आपको वहाँ मठ में रहना पड़ा, और मठ में के सहयोग से और वहाँ से जो भी आपको मिला तो उसी के मार्फत ही जो आपकी है वो बीएड हुई। फिर बीएड होने के बाद आपने कितनी प्रतियोगिता परीक्षाएं दी और आपको कहाँ कहाँ संघर्ष करना पड़ा और क्या क्या इतनी आपको मुसीबतें झेलनी पड़ी? हाँ, बीएड करने के बाद में 4-5 कंपटीशन एग्ज़ाम दिए, तो उसमें क्या है कि वो 2 महीने जैसे वैकेंसी आई और डेट डिक्लेयर होगी, एग्ज़ाम होना है, तो 2 महीने हम बाहर जाते थे तैयारी के लिए। 2 महीने का मतलब खर्चा नित वो जैसे तैसे करके यानी कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा जब नज़दीक आती थी तो उस समय आप मात्र 2 महीने घर से बाहर ही जा पाते थे, और 2 महीने का जो खर्चा है वो आप एडजस्ट करते थे, इधर घर की खेती बाड़ी मजदूरी और उससे करके आप सामंजस्य बैठा पाते थे। हाँ सही है, 2 महीने का मतलब वो एग्ज़ाम तक करते थे। एग्ज़ाम टाइम पे होता था ठीक है, और नहीं होता तो फिर वापस आ जाते। फिर वापस जाने का मूड होता नहीं, और पैसे का अभाव में, और कोई एक गाइड लाने के बाद में उसको मतलब आधी पढ़ पाते, उसका रिवीजन टाइम पे होता नहीं था। और बाकी
इसके सिवाय आपने खेतों में मजदूरी भी की और भी आपने कहाँ मजदूरी की ऐसी जो पढ़ाई के दौरान आपने ज़िंदगी में कभी मैंने मजदूरी की और मैंने पढ़ाई के खातिर मजदूरी की और मजदूरी से मैंने पैसे कमा कर उस पैसों की वजह से मैंने कोई किताबें खरीदी हो या प्रतियोगिता परीक्षा के लिए हमने आवेदन किया हो या कहीं बाहर जाके 1-2 महीने कोचिंग की हो? मैंने जब 12th का एग्ज़ाम दिया था, बोर्ड एग्ज़ाम, उस टाइम मैं रामगढ़ गया था मजदूरी के लिए, कमठा मजदूरी के लिए। मतलब रामगढ़ जो इंदिरा कैनाल, वहाँ मैंने मजदूरी की। तो वहाँ गया एग्ज़ाम देने, फिर गर्मियों की एग्ज़ाम दे के वहाँ चला गया एग्ज़ाम। तो फिर 1 महीना 1.5 महीना मैं वहाँ रुका है मजदूरी की। और फिर घर से कोई फ़ोन आया था कि भाई आपका मतलब 10वीं पास हो गए हो और अब 11वीं में एडमिशन लेना, घर आ जाओ। तब पता चला कि भाई हम 10वीं पास हो गए। उस टाइम क्या है, वो ये टच फ़ोन वोन थे नहीं और सोशल मीडिया इतना था नहीं। तो फिर और सीनियर एग्ज़ाम देने के बाद मैं सुंदर माता गया था, वहाँ 1.5 महीने में मजदूरी की थी। और फिर वही हालत रहा कि भाई आप पास, आपका हो गया, पास हो गए हो और आप घर आ जाओ एडमिशन लेना। यानी आपने शुरू से लेके जितनी प्रतियोगिता परीक्षाओं की अभी तक आपने तैयारी की वो तमाम आपने मजदूरी या खेती बाड़ी के बलबूते पे की। आपने घर रह के भी खेती बाड़ी की, उससे जो आपकी इनकम का सोर्स था उसी के बलबूते पे आपने जो अपनी पढ़ाई है वो आपने अध्ययन है वो आपने जारी रखा। उसके सिवाय आपने कितनी प्रतियोगिता परीक्षाएं अभी पिछले 2-3 सालों में दी? आप अमूमन बहुत नज़दीक पहुँच के आप उसमें चयन नहीं हो पाए हो। हाँ, पहले हमारा खास टर्निंग पॉइंट आता है, हमारे यहाँ से व्याख्याता निकले केसाराम जी। केसाराम जी मेरे से 1 क्लास मैं सीनियर हूँ केसाराम जी से, और इन्होंने मेरे से पहले एमए करके वो कर दिया था। उस हिसाब से ये 16 में फर्स्ट ग्रेड बन गए थे। तो फिर मैंने सोचा कि भाई ये फर्स्ट ग्रेड केसाराम बन गए तो अपन क्यों नहीं बनते। तो मैंने 12 में बीएड करने के बाद में मैंने 18 में एमए की, 18-19 में मेरा एमए हुआ। और फिर तब तक कोई भर्ती फर्स्ट ग्रेड की एक हुई, उसमें हुआ नहीं, टाइम पे एग्ज़ाम हुआ नहीं और उसमें हुआ नहीं। फिर 21 में मैंने रीट का एग्ज़ाम दिया, उसमें 125 नंबर थे मेरे। तो लगा कि अब की बार हो जाएगा। फिर घर ही बैठे रहे 1 साल तक और वैसे ही मतलब वो फाइनल रिजल्ट सब कुछ हो गया और अब ऐसे ही लग रहा था कि अब ज्वाइनिंग मिलनी है। तो एन वक्त पे गवर्नमेंट ने वो भर्ती रद्द कर दी। यानी आपकी ज़िंदगी का जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आपने ये बताया कि 2012 में मेरी बीएड हो चुकी थी और मेरे पड़ोस में मेरे परिवार से और आपके गांव से आपका जो जूनियर साथी था, आप सीनियर थे, उसका 2016 में लेक्चरशिप में चयन हो गया और आपका नहीं हुआ। वो आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ी एक चोट लगी। आपको एक महसूस हुआ कि मेरे से जो पीछे पड़ने वाला जो मेरा सहपाठी था या मेरे गाँव का जो मेरे परिवार से जो सदस्य था उसका लेक्चरर में चयन हो गया, लेकिन मेरा नहीं हुआ, मैं थोड़ा ही पीछे रह गया। तो आपने उससे फिर डबल मेहनत की और आपने कड़ी मेहनत की। हाँ, यही हुआ। और वो तो हमारे भाई अब पीछे पढ़े तो क्या हुआ है, हमारे मतलब मोटिवेशन करने वाले थे भाई, उनका हुआ तो हमारा क्यों नहीं हुआ। वो उसका चयन होने के बाद आपको और भी संबल मिला और भी आपको हिम्मत मिली कि उसका यदि चयन हो सकता है तो मेरा चयन क्यों नहीं हो सकता। और उसके बाद आपने और भी कड़ी मेहनत की, आपने खेती बाड़ी मजदूरी करके और भी आपने अध्ययन किया, जहाँ भी कोई नज़दीक परीक्षा आई और उसकी बलबूते पे ही आपका चयन हो गया। अभी जो आपका आप नवचयनित हिंदी से व्याख्याता बने हैं, अभी आने वाले युवाओं के लिए आपका क्या संदेश रहेगा, आपके इस गाँव के लिए, आपके इस परिवार के लिए, आपके समाज के लिए और आपके इस क्षेत्र के लिए? युवाओं से सर मेरा ये अनुरोध है कि पढ़ाई करो, आप कंटिन्यूस करो, बीच में गैप मत रखो, निरंतर पढ़ते रहो। और किसी एग्ज़ाम को आप हल्के में लेना ही नहीं है, चाहे 9th हो चाहे 11th हो। उनको मतलब एग्ज़ाम को ऐसे ही लेना कि भाई हमारा बोर्ड एग्ज़ाम है, और हर एग्ज़ाम को आप ऐसे ही समझो कि अब अपन का सिलेक्शन होना है। ऐसे ही एग्ज़ाम को लेकर तैयारी करेंगे और रेगुलर रह के तैयारी करेंगे तो निश्चित सफलता मिलेगी। इंसान के लिए विषम परिस्थितियाँ कितने मायने रखती है, कि कितनी भी विषम परिस्थितियाँ हो फिर भी कितना आप एक संघर्ष सकता है कि इंसान यदि कितनी भी बड़ी समस्या है उसको भी वो इंसान है वो पार कर सकता है या उस पर विजय पा सकता है। हाँ, अब क्या है कि समस्या तो हर इंसान के सामने होती है और हर समस्या होती है, सबकी परिस्थिति लगभग सेम होती है। कोई 1% 2% अलग होती है, अलग बात है। बाकी कोई पैसे की वजह से, कि कोई कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं थे इस वजह से मैं पीछे रह गया। आज की टाइम में पैसे की वजह से तो कोई रहता नहीं है, और बाकी सब कोई अपनी लापरवाही करते हैं। विद्यार्थी उस हिसाब से कोई पीछे रहते हैं। बाकी तो
और संघर्ष जरूरी है। अभी आपका नवचयनित हिंदी व्याख्याता में, स्कूल व्याख्याता में चयन हुआ है, अभी आपके परिवार के लिए और समाज के लिए क्या संदेश रहेगा? आप समाज के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए आप क्या एक नया संदेश दे पाएंगे? परिवार, हमारे भाई साहब है बड़े हनुमान जी, उनका काफ़ी सहयोग रहा, और माता पिता दादा दादी सबका सहयोग रहा, और समाज के हर जो भी मिलता हूँ वो यही कहते कि भाई आप हार मन मानो और तैयारी करते रहो, एक दिन आपका होना ही है। सबका सहयोग रहा और सब पॉजिटिविटी में रहते थे। अभी आप समाज के लिए, परिवार के लिए या मित्रों के लिए आपका क्या संदेश है? समाज परिवार, अब हमारा तो यही विचार है कि भाई सबको शिक्षित करना है आगे। जो भी मेरे से भाई जो युवा पढ़ने वाले हैं, जो जैसा भी कहीं सहयोग मांगे उसके लिए हम तैयार हैं। चाहे आर्थिक रूप से होगी तो करेंगे, और जैसी भी होगी हम उन सपोर्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये नरपत राज जी मेघवाल यहाँ बारासण गांव से हैं, गुड़ामालानी उपखंड मुख्यालय के नज़दीक इनका गांव है, और इन्होंने कड़े संघर्ष के बाद 2012 में इन्होंने बीएड की थी। उसके बाद लंबा समय तक इन्होंने संघर्ष किया और खेतीबाड़ी की, मजदूरी की, और मजदूरी करके इन्होंने निरंतर अपना अध्ययन जारी रखा और कई प्रतियोगिता परीक्षाओं की इन्होंने तैयारी भी की, और कई बार इन्होंने एग्जाम भी दिए, और बिल्कुल नज़दीक आते आते चयन होते होते मात्र कई बार 1 या 2 अंक से ये पिछड़ गए, और अब की बार इनका हिंदी व्याख्याता से इनका चयन हुआ है। तो मैं इनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं, और तमाम मेरे जितने भी मित्र और युवा लोग हैं मेरे से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया देख रहे हैं, उनसे भी मेरा निवेदन यही है कि कितनी बड़ी मुश्किल आए, कितना भी बड़ी कठिनाई आए, कभी भी आप हार नहीं माने और आप अपना संघर्ष जारी रखें। एक बार, एक दिन आपको सफलता है वो जरूर मिलेगी। आपका धन्यवाद। बढ़िया है, बढ़िया है, जोरदार है, जोरदार, हाँ बढ़िया। कतरा खुशी हो आज, कतरा राजी हो? कतरा राजी हो आज? बड़ा राजी हो। बहुत बढ़िया हुआ। हाँ अच्छा, बहुत बढ़िया हुआ। हम पोतरा को मेरा नमस्कार। आज मैं बारासण में हूँ और यहाँ से नरपत राज जी मेघवाल, उनका चयन हुआ है स्कूल लेक्चरशिप में। आज मैं उनके परिवार से मिलने जा रहा हूँ, उनके परिवार की जुबानी चुनता हूँ। इनके परिवार है वो बहुत ही गरीब है, एक सामान्य परिवार से निकलकर और लंबा संघर्ष करके उन्होंने स्कूल व्याख्याता में बने हैं, चयन हुआ है। तो आज मैं उनके दादी जी से मिलवाऊंगा कि उनके दादी जी है वो क्या कहते हैं, अपने पोते के लिए उन्होंने कितना संघर्ष किया है। माँ जी, आप रो नाम है? नाम कौन थी? थोड़े पोतरो नौकरी लागो है, कितनी खुशी है? बड़ी बात है, बहुत बढ़िया हुआ, बहुत बढ़िया हुआ। हाँ, थे कतरा फोड़ा दे के आओ? फोड़ा बाकी नहीं बा। थोड़े जमाना में थे था जदी तो टाबरों ने नहीं पढ़ावता, हमें टाबरों ने काफी पढ़ावे, हमें तो बढ़िया अच्छो हुआ, बढ़िया, ठीक है, बढ़िया। राजी हो? राजी हो, मैं गैर राजी हो। हमकी दिवाली बीजी कड़ी बढ़िया रही है, बढ़िया रही है। हम थोड़े पोतरो भी नौकरी लागू तो बहुत बढ़िया खुशी। राजी हो? राजी खुशी। हम पोतरा ने कहूँ कहनी चाहो? पोतरा को कमाओ खाओ दीकरा करो ले बैठा। अच्छा, और बढ़िया बूढ़ियों की सेवा करो, बूढ़ियों की सेवा करो तो मेवा बड़ी, मेवा मली। बहुत बढ़िया। थे तो घना फोड़ा दे क्या बोला? घना ही दे क्या? हाँ, थोड़े जमाना में तो हाँ बहुत पानी भी थे, अलगाव लावता बड़ी तो पानी, सोनो बड़ी तो हुई अलगाव लावता, खेत में जाता होजरो आवी पासा घंटी मोड़ता। और वे टाइम तो बे टाइम री रोटी रोजी रो भी घणो होजो करता, घणो होजो है तो। हाँ, और वे टाइम कोई मजदूरी बीजी वो भी नहीं थी। और हमें ते पोतरों ने पोतरियों ने हैंगो नोई कहनी चाहो कि बढ़िया पढ़ो, बढ़िया पढ़ो, बहुत बढ़िया भाई, पढ़ो तो होरी वही हो, और थोड़ी जिंदगी वो बढ़िया वही, जिंदगी बढ़िया वही है, अंधी होरी वही, मैं भाई चला हो रहा है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। माजी, आपरो बच्चो है वो नौकरी लागो कीकर कतरा राजी हो? घणा राजी हो। हाँ, कतरा थे फोड़ा दे के न बच्चा ने पढ़ायो? हाँ, फोड़ा दिखाई जो घणा दे गया फोड़ा। हमें नौकरी लगा मारसा बने फर्स्ट ग्रेड स्कूल में हैंगो मोटा। हमें कितनी खुशी है। हाँ, भली बात हुई। अच्छा, बढ़िया हुआ, बढ़िया हुआ। हमें ते कहूँ कहनी चाहो थोड़े बेटा रे लिए? बेटा लिए घणा कमायन खायन उड़े पैरे खूबी करे। बहुत बढ़िया, धन्यवाद है।